सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका DD फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। दर्शकों नमस्कार। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, फिर भी हम उनसे प्रभावित होते हैं। और कुछ रोग ऐसे हैं जो हमें दिखते हैं, हमारे शरीर के अंगों को सामने उन पे दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके कारण हम असहज हो जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हार्ड पिंजर की, मस्कुलोस्केलेटल जो है, जिसे कंप्यूटर भाषा में हार्डवेयर कहा जाता है। तो आज हम अपने शरीर के हार्डवेयर में किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और बिना दवाइयों के आयुर्वेद में किस प्रकार ये ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम कुछ जानते हैं। और उस पर बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, जो गवर्नमेंट आयुष आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मेडिकल अफसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। देखा जाए कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो हार्ड पिंजर है, इसी पे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग खड़े हैं। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं बन पाएगा, इसकी बहुत अहमियत है। तो इसके रोग भी अपने प्रकार के होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा वरदान हमें मिला है कि हम बिना दवाइयों के भी इनको हम बहुत हद तक इनका निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, जैसे कि अन्य पद्धतियों में ऐसा नहीं है। मॉडर्न चिकित्सा पद्धति लीजिए या दूसरी चिकित्सा पद्धति, और वो क्या है, किस प्रकार हम इनको ठीक कर सकते हैं और क्या क्या रोग होते हैं। सबसे पहले हमें तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये मस्कुलोस्केलेटल हार्ड पिंजर क्या होता है और इसमें विकार कौन से होते हैं, कौन सी बीमारी लगती है? देखिए, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की बात जहाँ तक आती है तो हमारे हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की वजह से आते हैं। क्योंकि देखो, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, तो उसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है, क्यूरेटिव भी है। तो प्रिवेंशन तो हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता ही है, हर बार में मैं बताता हूँ। तो अगर कोई पेशेंट डिजीज होके आता है हमारे पास, तो उस पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, बड़े तरह के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स रहते हैं। जोड़ों में दर्द रहती है, जैसे जोड़ों में दर्द रहता है, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स रहते हैं। अब जोड़ों के डिसऑर्डर्स को हम देखें तो इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स मेन रहते हैं। एक होता है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, सूजन वाले, तो एक होता है डिजेनरेटिव। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें शरीर में किसी भी जॉइंट में, किसी भी टेंडन, लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यूज ले लें, जो जॉइंट को बनाने के लिए जोड़ है, हड्डियों। हाँ, जोड़ सिर्फ एक हड्डियों का मेल नहीं है, उसमें बहुत सारे लिगामेंट्स, बर्साज रहते हैं जो उन लिगामेंट को स्टेबलाइज करते हैं हमारे शरीर में। तो उस चीज को अगर वहां पे कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुआ, चाहे वो बोन में है, सूजन, चाहे वो बोन में है, जॉइंट में है, लिगामेंट्स में है, टेंडन्स में है, बुरसा में है, जैसे ओलिक्रन बुरसाइटिस है, बहुत सारे कॉमन डिजीज आते हैं। तो वो स्वेलिंग होती है
जी, वो जोड़ के अंदर ही रहती है या बाहर भी दिखाई देती है? नहीं, बाहर भी दिखाई दे सकती है, बाहर अंदर भी रहती है, बाहर भी। जी जी, वो फिजिकल एग्जामिनेशन पे हम पेशेंट को देखते हैं, अगर वहाँ पे काफी ज्यादा स्वेलिंग हुई है तो हम वो तो बता सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई है। अगर वहाँ पे बिल्कुल स्वेलिंग नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे ESR हो गए, CRP हो गया, जो अर्ली इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेशन करके बता सकते हैं कि शरीर में स्वेलिंग हुई है। तो उसे हम आमज तरह के आम प्रदोषित विकार से ऐसे बताते हैं। दूसरे रहते हैं डिजेनरेटिव, जो डिजेनरेशन जो हमारे शरीर में जैसे वेयर एंड टेयर है, जैसे किसी जॉइंट को बार बार हम यूज करते हैं तो एजिंग के हिसाब से जो डिजेनरेशन होती है, हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर डिजेनरेशन प्रोसेस रहता है, चाहे वो जॉइंट हो, चाहे हमारे हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, आईज हो, सभी की डिजेनरेशन की एक एज है। तो जैसे हमारे अर्ली स्पेक्स, अगर हम जैसे 30 साल 40 साल में ही हमें चश्मा लग जाता है तो आईज जो हैं वो सबसे पहले डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारे जॉइंट्स वगैरह डिजेनरेट शुरू हो जाते हैं। 40-45 साल में एक इंसान को कॉमनली जॉइंट पेन शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी भी जॉइंट में, मेनली चाहे अगर वो फीमेल आती है तो उसे नी जॉइंट पेन आ जाता है, अगर मेल आता है तो सर्वाइकल, किसी तरह का जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स और ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ये दो तरह के डिसऑर्डर्स हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, और इन दोनों डिसऑर्डर्स को मैनेज करने का हमारा जो चिकित्सा है वो डिफरेंट रहता है। तीसरा एक डिसऑर्डर है जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे ज्यादा करता है, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एक ऐसी तरह की बीमारी है जिसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को लेके, जहाँ पे जिसमें क्या है कि हमारा शरीर के अपने ही सेल्स अपने सेल को अपना नहीं मानते हैं, स्व प्रतिरक्षा नहीं करते हैं। हाँ, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो आज मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की एग्जैक्ट जो है वो पैथोजेनेसिस नहीं बता रही, हाँ, कॉजेटिव फैक्टर्स नहीं बता रही हैं। तो एक कॉमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड जिसमें गंठी है जिसको हम बोलते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें हम आयुर्वेद के लिए या आयुर्वेद की चिकित्सा इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो जैसे आपने बताया जितने जोड़ों का दर्द है, जहाँ इसकी हड्डियों की बीमारियां हैं, इसको वात व्याधि कहा जाता है। जी बिल्कुल। कफ, वात, पित्त, 3 दोष बताए गए ना आयुर्वेद, तो वात का इसमें रहता है, तो वात के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, किस प्रकार इसका समाधान किया जाए? वात की जो वात दोष जो है, वात, पित्त और कफ 3 दोष हमारे शरीर में रहते हैं, और वात का जो है वो रूक्ष लघु शीत तत्र रूक्ष लघु शीत कर सूक्ष्म चलन। वात के जो गुणास हैं उसमें रूक्ष लघु शीत, ये 3 गुणा शारीरिक दो मैनिफेस्टेशंस होंगी, तो ड्राइनेस प्रोड्यूस करेंगी। तो हमारे कोई भी जॉइंट ले लो, उसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है जी, है ना। आपको पता ही है कि जॉइंट को बनाने के लिए, क्योंकि दो बोन्स के टकराने की वजह से ही वो आपस में एक दूसरे के ग्लाइड करेंगे, तो जब ग्लाइड करेंगे तो कुदरत ने ही एक लुब्रिकेशन हमारे बॉडी में भर दिया, उसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते करते हैं उसमें। हाँ, अगर वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है तो नेचुरली वो डिजेनरेशन जो है वो ज्यादा होगी और वहां पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी। तो वात जो है वो हमारे पूरे शरीर में रहता है, और हमारे जो आचार्यज ने बताया है वहां पे उन्होंने 80 तरह के वात विकारस बताए हैं, सिर्फ वातज विकारस 80 तरह के। लेकिन जो जोड़ों का, हड्डियों का दर्द है, ये वात दोष से ही होता है या किसी दूसरे दोष से भी होता है? देखो, जो स्थानिक दोष हमारे पैथोलॉजी जो आयुर्वेद के हिसाब से हम बताएं ना, तो हमारा स्थानिक दोष रहता है। स्थानिक दोष जैसे किसी को यहाँ पे पेन हो रहा है ना, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, किसी को, या नी जॉइंट की बात करते हैं, नी जॉइंट में पेन हो रहा है, तो नी जॉइंट में जो स्थानिक दोष होगा वो कफ होगा, जो वहां पे, हाँ, वहां का जो दोष दर्द रहता है, जो स्थानिक दोष है, जो वहां पे रहने वाला है, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा रहता है, लुब्रिकेशन ज्यादा रहती है ना, जॉइंट कभी भी सूखा नहीं रह सकता। अच्छा। आगंतुक दोष जो है, जो बाहर से आता है, वो वात है। तो जब वात दोष कफ दोष को इम्पैक्ट करता है तो वो कफ उसका जो है वो रूक्ष हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, तो वहां पे वो कफ कम हो जाता है, तो वहां पे डिजेनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक तो दर्द होती है, सूजन होती है, एक स्टिफनेस होती है, अकड़ जाता है, जी जी। उसको हम मोबिलाइज नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। पेन जो है वो हम आयुर्वेद में बताते हैं कि वाता धृते नास्ति रुजा, वात के बिना पेन नहीं हो सकता है। जब सूजन हो जाती है तो मतलब वहां पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स बन रहे हैं, तो वहां पे वो वात के साथ साथ कफ और पित्त का भी वहां पे पैथोलॉजी प्रोड्यूस हो चुकी होती है, तब जाके वहां पे स्टिफनेस आती है।
जैसे हम ऐसे एक डिसलोकेशन है कि जहाँ पे वो हड्डी या जोड़ रहना तो उसके आगे पीछे हल जाता है अपने आप ही, वो क्यों होता है डिसलोकेशन? डिसलोकेशन भी इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। डिसलोकेशन का तो कोई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, जैसे कोई इंजरी हो जाती है, कभी कोई गिर जाता है वहाँ पे, कई बार लंगड़ापन आ जाता है, अपंगता आ वो जाती डिफॉर्मिटीज हैं। जैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में जीनोवेल्गस और वैरम डिफॉर्मिटीज बताते हैं, घुटने टेढ़े जाते हैं। जैसे हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अल्नर डिविएशन है, स्वैनिक डिफॉर्मिटीज है, बटन होल है, बोटेनियस डिफॉर्मिटीज है। बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हमारे शरीर में आती हैं, वो एक डिजीज स्पेसिफिक होती हैं। किसी डिजीज में कोई स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज आती हैं जो वो डिफॉर्मिटीज लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं या उन डिफॉर्मिटी से पहले आते हैं। तो जब हम डिफॉर्मिटी से पहले आते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करना, उन्हें डायग्नोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम उसे प्राइमरी स्टेज में पहले ही उसे डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करें तो वो आगे नहीं जाएगा। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जितना जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं हमारे पास, उतना उसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। जैसे मॉडर्न साइंस में हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें कि मॉडर्न साइंस में हमारे पास डिजीज मॉडिफाइंग DMRDs हैं या फिर मेथोट्रेक्सेट जैसी ड्रग्स हैं, या आजकल बायोलॉजिकल्स यूज़ होते हैं। बहुत कॉस्टली इंजेक्शन आते हैं, 25,000 रुपये से ज़्यादा तक इंजेक्शन आते हैं, प्रेनिसोलोन है, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अगर हम उसे अर्ली डायग्नोज करें तो वो डायग्नोज कब होगा? जब पेशेंट को अवेयरनेस होगी, लोगों के पास, पेशेंट नहीं, लोगों के पास मास अवेयरनेस होगी कि हमें किस बीमारी के लिए कहाँ जाना है। भाई इन दवाइयों का अगर हम प्रयोग करेंगे अपने रोगों के लिए तो साइड इफेक्ट भी ज़्यादा रहता है इसका। हाँ बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स रहते हैं। इसमें मस्कुलोस्केलेटल में एक रोग है, देखो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए हमारे पास ज़्यादा मॉडर्न साइंस में देखें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऐसी एवरी साइंस हैज ए लिमिटेशन, हर एक साइंस की लिमिटेशन रहती है। मॉडर्न साइंस की लिमिटेशंस हैं, आयुर्वेद की भी लिमिटेशंस हैं। अक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस है, किसी को MI हुआ है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो हम लोग वहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते। वी हैव टू रेफर दैट पेशेंट टू मेडिकल मॉडर्न साइंस के लिए। ऐसे ही मॉडर्न साइंस में भी कुछ ऐसी डिजीज हैं जहाँ पे हम लोग मेथोट्रेक्सोड दे दें, हमें प्रेनिसोलोन स्टेरॉइड्स यूज कर लें, या डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक मेडिसिन दे दें, या फिर बायोलॉजिकल्स यूज कर लें। इसी में बात रोग में एक आता है क्रुकनेस हो जाती है, नाक को जब लगाएं टिप करें दर्द होती है, कान को आंख स्वेलिंग हो जाती है, ये भी बात रोग का ही है? जी बिल्कुल, बात रोग का ही होता है। जैसे हम जैसे अपने नाक की बात की, कान की बात की, तो हम कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है, उसमें अगर हम ये स्टर्नोमेस्टॉइड जॉइंट है या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, अगर ये कमिट होता है तो डिजीज मतलब प्रोग्रेस हो चुकी है। हर एक बीमारी का एक स्टार्टिंग में बताने का एक साइन रहता है। शुरू में वो डिजीज किसी तरह से मैनिफेस्ट होती है, उसके कुछ लक्षणाज हैं, उस लक्षणाज को आइडेंटिफाई करके अगर हम चलें तो उसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू ए पेशेंट जब वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुकी है। जैसे पार्किंसनिज्म अगर पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुका है, उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। इसको नाड़ी तंत्र जिसे न्यूरोलॉजिकल कहता है, उसका भी कोई संबंध रहता है? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे हम बता रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी डिजीज को, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को या फिर किसी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो वो उस सिम्टम्स, उस डिजीज तक वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। और जितना जब वो प्रोग्रेशन आ जाएगा, जैसे पार्किंसनिज्म वो 14-15 साल पहले हमारे ब्रेन में मैनिफेस्ट स्टार्ट हो चुकी होती है। जब वो हमारे पास आती है तो पिन रोलिंग ट्रेमर, पेशेंट बोलता है जी मेरे ट्रेमर्स आ रहे हैं। अब जब इस तरह के मैनिफेस्टेशन आ गई होती है तो होप कम होती है थोड़ी, उतना उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस डिजीज को रेक्टिफाई या इरिवर्स नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें कोई भी शिकायत हो स्केलेटल डिसऑर्डर की, तो हमें पहले ही जाके बिल्कुल हमें पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा या दूसरी डिटॉक्सी बॉडी को लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो आपने हमें जानकारी दी, इस संबंध में हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।